हेलो स्टूडेंट, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स के पिछले लेक्चर में हमने इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता। देखिए, जब भी किसी भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई की जाती है तो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस या किसी सिस्टम के द्वारा ऑब्जर्व की गई जो हीट होगी वो उस सिस्टम या सब्सटेंस के टेम्परेचर में क्या करेगी, चेंज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। किसी भी सब्सटेंस द्वारा जो ऑब्जर्व की गई हीट जो होगी वो उसके टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि सिस्टम या कोई भी सब्सटेंस जितनी ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा या उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। तो Q इक्वल टू अगर लिखें तो C डेल T। यहाँ C एक समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है जो हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऊष्माधारिता को शो करता है। तो C इक्वल टू अगर लिखे तो C इक्वल टू होगा Q अपॉन डेल T। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए सप्लाइड हीट जो होगी वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट उस सब्सटेंस की या उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी की, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो स्थिर आयतन पर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो उस सब्सटेंस की स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाएगी, जिसे CV से रिप्रेजेंट करेंगे। CV यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी इक्वल टू होगी QV अपॉन डेल T। सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए स्थिर आयतन पर जो हीट सप्लाई की जाती है वो उस सब्सटेंस की स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू डेल E प्लस W, यानी सिस्टम के द्वारा ऑब्जर्व की गई जो हीट होगी वो सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर किए गए कार्य और रिमेनिंग जो हीट होगी वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के काम में आएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि अगर सिस्टम का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो W इज इक्वल टू P डेल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर सिस्टम का अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट रख लिया तो वो एकदम 0 हो जाएगा। तो जो सप्लाइड हीट होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो सप्लाइड हीट होगी वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं CV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QV की जगह क्या लिखेंगे, डेल E। तो डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी में चेंज की जो दर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी के इक्वल होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनर चेंज के लिए अगर हम लिखें तो डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये था CV यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी कैसे याद करते हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी क्या होगी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्थिर
दाब पर किसी भी सब्सटेंस के का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस सब्सटेंस की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाएगी। यानी कि इसे Cp से रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी इक्वल टू Qp अपॉन डेल T। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए स्थिर दाब पर सप्लाइड हीट जो होगी वो उस सब्सटेंस की कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर we know that Qp इक्वल टू होता है डेल एच। ये हमने एंथैल्पी में पढ़ा था। ठीक है, यानी अपन ने पिछले लेक्चर में जब एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, जब हमने देखा था कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम को जो हीट सप्लाई की जाती है वो सप्लाइड हीट सिस्टम की एंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है। सो Cp इक्वल टू क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो एंथैल्पी चेंज की दर होगी वो स्थिर आयतन पर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता के इक्वल होगी। ठीक है, अगर माइनर चेंज के लिए अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये थी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं Cp और Cv में क्या रिलेशन है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक relation between Cp and Cv। देखिए अभी हमने देखा था Cp इक्वल टू क्या होता है, Cp इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू लिखेंगे, Cp का वैल्यू कितना है, डेल एच डेल टी पी माइनस डेल ई डेल टी वी। मैंने यहाँ पे Cp माइनस Cv इसलिए लिखा है क्योंकि Cp Cv से हमेशा ज्यादा होता है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होगी उसका मान कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी होगी उससे हमेशा ज्यादा होता है, यानी कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। क्यों, क्योंकि देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई की जाती है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करेंगे वो सिस्टम के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर को भी चेंज करेगी और वॉल्यूम को भी चेंज करेगी। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जब सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम के द्वारा कोई कुछ वर्क डन होगा और जो रिमेनिंग हीट होगी वो उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी चेंज यानी टेम्परेचर चेंज के काम में आएगी। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट सप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट सप्लाई करेंगे तो वो जो हीट होगी वो ओनली सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करेगी या ओनली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगी, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रख लिया इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो टोटली क्या होगी, सिस्टम के टेम्परेचर को या इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम आएगी। जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है, जितनी हीट सप्लाई हम कर रहे हैं उस हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ पार्ट क्या है, इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर चेंज करने में काम में आ रहा है। यानी कुल मिला के हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आपको सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो आपको कंपेरेटिवली कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका रीजन ये है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है Cp माइनस Cv। इक्वेशन फर्स्ट।
वी नो दैट एंथैल्पी इक्वल टू क्या लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस दाब आयतन गुणनफल का योग। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और दाब आयतन गुणनफल के योग के इक्वल होती है। डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन differentiate the above equation with temperature at constant pressure। इस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एच डेल टी, प्रेशर क्या रखना है कांस्टेंट, इक्वल टू डेल ई डेल टी, प्रेशर कांस्टेंट प्लस पी तो वैसे ही कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, और v के सापेक्ष डेल v डेल t अपॉन p। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन सेकंड है। पुट द वैल्यू ऑफ del h upon del t p in equation first from equation second। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में del h upon del t की वैल्यू रखने पर, तो del h upon del t कांस्टेंट प्रेशर पे कितना है ये है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू del E del t कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल V डेल T कांस्टेंट प्रेशर, इसका वैल्यू आ गया माइनस डेल E डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब ये वाले टर्म हम ज्ञात करेंगे। वी नो दैट इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी चेंज अगर ज्ञात करेंगे तो एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर के सापेक्ष और एक बार वॉल्यूम के सापेक्ष, यानी एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम के वेरिएशन के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज देखेंगे, और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज देखेंगे। तो डीई यानी कि पर्टिकुलर एक वेरिएबल को कांस्टेंट करके दूसरे वेरिएबल को वेरी करके उसके सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज ज्ञात करेंगे, और उनका योग क्या बताएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज ज्ञात करेगा, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो डेल ई टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर dt प्लस डेल ई डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर dv। ठीक है, डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन differentiate the above equation with respect to t at constant p। तो de dt constant p de dt v, dt से dt कैंसिल हो गया, प्लस डेल ई डेल वी टी डेल वी डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन थी इसको मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये इक्वेशन मिली, यानी डेल ई
अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर पे, ये मिल गया अपने को। तो ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी मान लीजिए ये इक्वेशन 4 है। पुट द वैल्यू ऑफ del E upon del T at constant pressure in equation 3rd from equation 4th। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू लिखेंगे del E del T at constant volume प्लस del E del V T into del V del T P plus P del V del T P minus del E del T constant वॉल्यूम। अब देखिए ये वाले टर्म और ये वाले टर्म सेम है, ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है। तो क्या आ गया Cp माइनस Cv। देखिए ये कैंसिल आउट हो गई, तो रिमेनिंग ये जो दो टर्म बची, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें कांस्टेंट क्या है, डेल V अपॉन डेल T कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। तो पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ डेल E डेल V T डेल V डेल T P प्लस P डेल V डेल T कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाला कॉमन है दोनों में, Cp माइनस Cv इक्वल टू डेल E डेल V T प्लस P, और कॉमन क्या आ गया, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए ये वाली जो टर्म है कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम के सापेक्ष जो इंटरनल एनर्जी चेंज वाली ये जो टर्म है, ये टर्म एक तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो काम करता है, जो कोहेसिव फोर्स काम करता है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो डेल ई अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका जो वैल्यू है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो कोहेसिव फोर्स जो होते हैं या फिर कहें कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ठोस और लिक्विड के लिए इसका मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जबकि अगर आइडियल गैस का बात करें, आइडियल गैस की बात करें, तो आइडियल गैस में हम जानते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए इसका मान 0 होगा। फॉर आइडियल गैस डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर को वॉल्यूम के सापेक्ष जो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर कहें कोहेसिव फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या लिखेंगे, Cp माइनस Cv क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म 0 होगी, तो रिमेनिंग क्या बचा, P डेल V डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होगा, nRT, और V इक्वल टू क्या होगा, nRT अपॉन P। तो V इक्वल टू क्या है, nRT अपॉन P। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट द अबोव इक्वेशन with respect to temperature at constant pressure।
यानी कि डेल V डेल T कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा NR अपॉन P। P कैंसिल हो गया, तो ये वाली वैल्यू जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो मान लीजिए इक्वेशन है 5, पुट द वैल्यू del V अपॉन del T कांस्टेंट प्रेशर इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 ये है, यानी कि ये जो वैल्यू है NR अपॉन P इसकी जगह रखेंगे तो क्या आएगा CP माइनस CV इक्वल टू P इंटू NR अपॉन P। तो P से P कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा CP माइनस CV इक्वल टू क्या आएगा NR। अगर 1 मोल के लिए लिखे तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या आएगा R। ये आइडियल गैस के लिए रिलेशन होता है, यानी आइडियल गैस के लिए Cp और Cv में क्या रिलेशन, Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अगर n मोल की बात करें तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। ठीक है, यानी कि जो सॉलिड जो होते हैं उनके लिए हम कभी भी Cv ज्ञात नहीं कर सकते हैं Cv, और सॉलिड और लिक्विड के लिए हम Cp ही ज्ञात करते हैं। और क्योंकि सॉलिड और लिक्विड बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, यानी हम ये माने कि उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या है कांस्टेंट रहता है, इसलिए जितनी भी हीट अगर हम बात करें तो उसके टेम्परेचर चेंज में काम आती है। वर्क डन कोई एक्सपेंशन वर्क नहीं होता, वर्क डन में काम नहीं आती, तो जितनी हीट सप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ उसके क्या टेम्परेचर चेंज के काम आती है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम चेंज है उसको हम लगभग नेग्लेजिबल मानते हैं। तो जो सॉलिड और लिक्विड के लिए हम Cp और Cv को ऑलमोस्ट क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं, क्योंकि इनका वॉल्यूम चेंज बहुत ही कम होता है,